बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। स्टूडेंट्स, क्या हाल है आप सबके। आज से हम एक नया वीडियोस का सेशन लेके स्टार्ट कर रहे हैं जिसमें हम अलजबरे के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पीछे वाइट बोर्ड पे नज़र आ रहा है, तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल हम अलजबरा को बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करेंगे। वो स्टूडेंट जिनको अलजबरे के हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन्स आती हैं, उनके लिए ये वीडियोस बहुत हेल्पफुल होंगी, बिकॉज़ हम बिल्कुल बेसिक से लेके हम इन तमाम लेक्चर्स को स्टार्ट करेंगे और तमाम बेसिक्स को अलजबरे के हवाले से जो इम्पोर्टेंट है उनको डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, जिसमें काफ़ी हद तक आपके एमसीक्यूज़ और ऑब्जेक्टिव को भी कवर करने की कोशिश की जाएगी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल। और उसके अलावा डिफरेंट एग्जांपल्स के साथ हम सबसे पहले जो बेसिक टर्मिनोलॉजी है, वो अल्फाज जो अलजबरे में बार बार इस्तेमाल किए जाते हैं या टीचर्स इस्तेमाल करते हैं और हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स उसी की वजह से कंफ्यूज हो बैठे हैं। आम तौर पर स्टूडेंट्स यही सोच रहे होते हैं कि एक्सपोनेंट किसको कहेंगे, वेरिएबल किसको कहेंगे, और इस तरह की बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज़ जो कि अलजबरा में इस्तेमाल की जाती हैं। अभी हम इस वीडियो में बेसिक्स ऑफ अलजबरा से स्टार्ट करें, तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि अलजबरा की जो ब्रांच है, तो स्टूडेंट्स इसको एक इस्लामिक मैथमेटिशियंस था, मुस्लिम मैथमेटिशियंस था, जिसने कि आमतौर पर हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स के ऊपर बहुत काम किया था। हिंदू अरेबिक न्यूमरल से क्या मुराद है, वी नो दैट कि उर्दू में हम जो काउंटिंग है उसको इस तरह से लिख रहे होते हैं 1 2 3, और इस तरह से अगर हम रोमन काउंटिंग की तरफ जाते हैं तो वहाँ पे हम लोग लिख रहे होते हैं 1 2 3। तो ये जो 1 2 3 हम नॉर्मली मैथमेटिक्स में यूज़ कर रहे हैं, ये हिंदू अरेबिक न्यूमरल्स इनको कहते हैं। अल-ख़वारिज़मी ने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क जो है वो किया, और उसके अलावा अलजबरा के फ़ादर उन्हीं को कहा जाता है। मॉडर्न मैथमेटिक्स, मॉडर्न अलजबरा के फ़ादर जो हैं वो उन्हें कहा जाता है मोहम्मद बिन मूसा अल-ख़वारिज़मी को, और नॉर्मली उनको जो सिंपल नेम उनका लिया जाता है वो अल-ख़वारिज़मी के नाम से नॉर्मली वो मशहूर हैं, और यही नाम नॉर्मली जो है वो लिखा जाता है बुक्स के अंदर। उसके बाद जब हम बात करते हैं अलजबरा की, तो अलजबरा जो है वो एक बेसिकली अरेबिक लैंग्वेज से ये वर्ड आया है, और इसका मीन है रिडक्शन। रिडक्शन का मतलब होता है कि किसी चीज़ को कम करना। किस तरीके से, जैसे कि अगर हमने लिखना हो यहाँ पर 2 एप्पल्स, तो 2 एप्पल्स की बजाय अगर हम 2a लिख देते हैं तो इट मीन कि हमने उसको रिड्यूस कर दिया है, उसके नाम को छोटा कर दिया है। इसी तरह से अगर हमें लिखना है 3 बनानास, उसकी जगह पे अगर हम 3b लिख देते हैं तो इट मीन कि हमने उसको रिड्यूस कर दिया है। तो आई थिंक सो कि जो रिडक्शन का वर्ड है ये यहीं से डिराइव किया गया है, यहीं से लिया गया है, कि जिसमें हम एक बड़े नेम को छोटे नेम में चेंज कर देते हैं। उसके अलावा अलजबरा चूँकि एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड किस्म के क्वेश्चंस को बड़ा सिंपल एक्सप्रेशन के अंदर रिड्यूस कर देता है, इस वजह से भी इसका नाम अलजबरा रखा गया। तो ये तो था अलजबरा का नेम, और ये कहाँ से डिराइव हुआ और इसका मीनिंग क्या था। ये अरेबिक वर्ड रिडक्शन, अरेबिक वर्ड है अलजबरा, और जिसका अगर हम इंग्लिश में मीनिंग देखें तो रिडक्शन बनता है। रिडक्शन का मतलब किस चीज़ को थोड़ा सा कम कर देना, रिड्यूस कर देना। उसके बाद अलजबरा में हमारे सामने 2 किस्म के सेंटेंसेस नॉर्मली जो हैं वो डिस्कस किए जाते हैं। एक होते हैं ओपन सेंटेंसेस। ओपन सेंटेंसेस वो हैं अ सेंटेंस विच हैज़ 1 और मोर अननोन, मीन टू से दैट कि इसमें कोई एक ऐसी वैल्यू होती है जिसका हमें पता ही नहीं होता। कम अज़ कम एक या उससे ज़्यादा भी ऐसी वैल्यूज़ हो सकती हैं, मोर देन 1 वैल्यूज़ भी हो सकती हैं जिनकी एग्जैक्ट वैल्यू का हमें पता नहीं होता। तो इस किस्म के सेंटेंसेस के हवाले से हम नहीं डिसाइड कर सकते कि ये सेंटेंस ट्रू है या फॉल्स है, इट मीन कि ये सही है या गलत है, इसका फ़ैसला हम नहीं कर पाते। इसी वजह से हम इनको ओपन सेंटेंसेस कहते हैं। और इसकी एग्जांपल हमारे सामने, जैसे मैंने यहाँ पे एक स्क्वायर यूज़ किया फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, स्क्वायर प्लस 4 इज इक्वल टू 6। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ स्क्वायर, वी डोंट नो, हम नहीं जानते स्क्वायर की क्या वैल्यू है। इसी तरीके से हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि 9 डिवाइडेड बाई x इज इक्वल टू 3, तो हमें नहीं मालूम कि x की क्या वैल्यू होगी। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होंगे उनको हम ओपन सेंटेंसेस कहेंगे, और क्लोज सेंटेंस उनको कहेंगे कि जो हमेशा या तो ट्रू होते हैं या फॉल्स होते हैं। इट मीन दैट वी कैन डिसाइड कि वो सही हैं या गलत हैं। उसकी एग्जांपल भी हमारे सामने है
क्लोज सेंटेंस विच इज़ ऑलवेज ट्रू और फॉल्स, यानी हमेशा हम उसके बारे में बता सकते हैं कि वो सही कह रहा है या गलत कह रहा है। एग्जांपल्स आपके सामने दो मैं रखता हूँ, जैसे 18 डिवाइडेड बाई 6 इज इक्वल टू 3, यानी 18 को 6 से डिवाइड करें तो आंसर हमारे पास आता है 3। इट मीन कि ये हमारे पास ट्रू स्टेटमेंट है, ये हमारे पास ट्रू सेंटेंस है। इसी तरह से अगर हम एक और एग्जांपल लेते हैं कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 इज इक्वल टू 2, इट मीन दैट कि स्क्वायर रूट ऑफ 9 जो होता है वो 2 नहीं होता, स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 होता है। इट मीन कि ये एक फॉल्स सेंटेंस है। तो इस तरीके तो स्टूडेंट अभी हम सीख रहे थे कि अलजबरा स्टार्ट कहाँ से हुआ। मोहम्मद बिन मूसा अल ख़ारज़मी जो है वो इसके फाउंडर है, जिनको मॉडर्न मैथमेटिक्स के फादर भी कहते हैं। उसके अलावा हमने ये पढ़ा कि अलजबरा का जो वर्ड है वो बेसिकली अरबिक वर्ड है और उसका मीनिंग है रिडक्शन, जिसका मतलब होता है कुछ चीज़ों को कम कर देना। और इसके अलावा हमने ओपन एंड क्लोज सेंटेंस के हवाले से भी थोड़ी देर पहले जो है वो डिस्कस किया। और अब हम थोड़ा सा आगे कुछ नई टर्म्स को लेके चलते हैं। तो नई टर्म्स में हमारे पास सबसे पहले आ जाता है जी कि एक जो अलजेब्रिक टर्म जो है वो किसको कहते हैं। अलजेब्रिक टर्म का मतलब है कि एक अलजबरे की रकम। तो आम तौर पर हम जो है वो अलजेब्रे के एक्सप्रेशंस के अंदर हम देखेंगे कि जहाँ पर भी प्लस और माइनस का साइन आ जाएगा उसके साथ एक नई टर्म स्टार्ट हो जाएगी। तो ये हम नॉर्मली कहते हैं कि अलजेब्रे की एक एक्सप्रेशंस में मोर देन वन अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। हम ये कह सकते हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स मिलकर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, यानी हम ये कह सकते हैं कि अलजेब्रे की रकमें आपस में मिलकर एक अलजेब्रे का जुमला बनाते हैं। अलजेब्रे की रकमें आपस में मिलकर एक अलजेब्रे का जुमला बनाती हैं। और अगर हम इंग्लिश टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल करें तो हम कह सकते हैं कि अलजेब्रिक टर्म्स आपस में मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं, एक बड़ी जो है वो जुमला बना देते हैं। और अब अलजेब्रिक टर्म क्या होती है, उसकी अंदर कितने पार्ट्स उसके हो सकते हैं, उसको हम इंशाल्लाह भी देखेंगे और उन पार्ट्स के नेम को हम याद रखेंगे, क्योंकि जो भी टीचर आपको टीच कर रहा होगा वो डेफिनेटली इन टर्म्स का इस्तेमाल करेगा। और फिर हमें नहीं मालूम हो रहा होता, हमें पता नहीं चल रहा होता कि हमें क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। बिकॉज़ जब स्पेसिफिक टर्म्स को यूज़ किया जाता है तो उस वक्त हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि जब टीचर ये कहता है कि वेरिएबल क्या की बात करता है, जब वो कोफिशिएंट की बात करता है, जब वो एक्सपोनेंट की बात करता है, जब वो इंडेक्स की बात करता है, तो उस वक्त हम सोच रहे होते हैं कि वेरिएबल किसको कहते हैं, इंडेक्स किसको कहते हैं, कोफिशिएंट किसको कहते हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो हमें बार बार अलजेब्रे के अंदर कंफ्यूज करती हैं, तो आज हम उनको कोशिश करेंगे कि वो अभी उनको सीखें, समझें और याद करें। तमाम स्टूडेंट्स इन वर्ड्स को बड़ी अच्छी तरह से याद करने की कोशिश करें। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन की आपने फ़िक्र नहीं करनी, क्योंकि बेशक उर्दू मीडियम में कोई अलजेब्रा आपको करवा रहा हो या इंग्लिश मीडियम में करवा रहा हो, तो ये वो टर्म्स हैं जो उर्दू मीडियम में भी अलजेब्रा पढ़ाते हुए यूज़ की जाती हैं, इंग्लिश मीडियम में भी अलजेब्रा पढ़ाते हुए यूज़ की जाती हैं। इसलिए इस बात को नहीं देखना कि आप उर्दू मीडियम के स्टूडेंट या इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं। अगर आप अलजेब्रा के स्टूडेंट हैं तो फिर आपको इन तमाम टर्म्स को जो है वो याद करने की कोशिश करनी है। तो उसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी एक अलजेब्रिक टर्म के अंदर कितने पार्ट्स होते हैं। तो वी कैन ऑब्जर्व ओवर हियर कि यहाँ पे हमने डिफरेंट कलर्स को यूज़ किया है ताकि हम इसको बेहतर तौर पे अंडरस्टैंड कर सकें। तो एक अलजेब्रिक टर्म के अंदर जो है वो नॉर्मली 4 पार्ट्स होते हैं। तो सबसे पहले साइन होता है, यानी हम किसी भी अलजेब्रिक टर्म के साथ या तो प्लस का साइन होता है या फिर माइनस का साइन होता है। ये 2 साइंस ऐसे हैं जो नॉर्मली इंपॉर्टेंट हैं, ज़रूरी हैं। कोई ना कोई एक साइन ज़रूर जो है वो अलजेब्रिक टर्म के साथ होगा। और दूसरी बात आपने याद रखनी है कि अगर कभी अलजेब्रिक टर्म के साथ कोई साइन मौजूद ना हो तो फिर आपने ये समझ लेना है कि वहाँ पे कौन सा साइन है, प्लस का साइन है। ये बात आपने याद रखनी है। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, अगर किसी अलजेब्रिक टर्म के साथ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा तो फिर वहाँ पे प्लस का साइन है। बट दूसरी बात को भी आपने याद रखना है कि अगर ब्रैकेट से पीछे कोई साइन नहीं है, अगर किसी ब्रैकेट से पीछे कोई साइन नहीं है तो वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होता है। ये 2 बातें आपने याद रखनी है। नंबर 1 कि अलजेब्रिक टर्म का पहला हिस्सा जो है वो साइन है और साइन प्लस का होगा या माइनस का होगा। और अगर किसी भी अलजेब्रिक टर्म से पीछे साइन नहीं होगा तो वहाँ पे प्लस का साइन होगा, और अगर ब्रैकेट से पीछे कोई साइन नहीं होगा तो वहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन होगा। नेक्स्ट अलजेब्रिक टर्म का दूसरा पार्ट जो है वो एक नंबर होता है 1 2 3 4 5 वटेवर। इस नंबर को हम आमतौर पे कोफिशिएंट कहते हैं, इसको हम लोग अददी सर कहते हैं। और कोफिशिएंट की जो नॉर्मल डेफिनेशन है या उसको अंडरस्टैंड अगर हम लोग करना चाहते हैं तो फिर उसकी मैं आगे डेफिनेशन भी इंशाल्लाह एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन हम इसके पहले
हम ये पढ़ लेते हैं कि उसके बाद जो एक्स वाई जी ए बी सी एस टी यू वट एवर जो भी अल्फ़ाबेट एक अलजेब्रिक टर्म के अंदर यूज़ किया जाता है उसको कहते हैं वेरिएबल, और वेरिएबल को उर्दू में कहते हैं मुतगय्यर। मुतगय्यर जो न्यू बदलता रहता है। तो इसके वेरिएबल से भी हमें, इसके वर्ड से भी हमें पता चलता है कि इसकी वैल्यू जो है वो चेंज होती रहती है, ये टर्म टू टर्म चेंज होती रहती है। वेरिएबल की वैल्यू, एक्स की वैल्यू हर जगह पर एक ही नहीं होगी, वाई की वैल्यू हर जगह पर एक ही नहीं होगी, ये बार बार चेंज होती रहेंगी। इसी वजह से इसको वेरिएबल कहते हैं और उर्दू में इसको मुतगय्यर कहते हैं। तो मैं दोबारा से रिपीट करने जा रहा हूँ कि एक अलजेब्रिक टर्म की जो पहला पार्ट है उसे हम अलामत या साइन कहते हैं, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। उसका दूसरा इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो वहाँ पे लिखा हुआ कोई भी एक नंबर हो सकता है, 1 2 3 वट एवर, कोई भी होल नंबर हो सकता है। सम टाइम ये फ्रैक्शंस में भी हो जाते हैं, नॉट इम्पॉर्टेंट कि वहाँ पे होल नंबर ही हो, इट कुड बी अ फ्रैक्शन, इट कुड बी अ डेसिमल फ्रैक्शन। तो यहाँ पे कोई भी जो नंबर लिखा हुआ उसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं या उसको अददी सर कहते हैं। तीसरा पार्ट जो है वो अलजेब्रिक टर्म का वो है ए बी सी एक्स वाई जी, कोई भी लिखा हुआ अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट जो हमारे पास जो भी लिखा हुआ होगा उसका नाम होगा वेरिएबल। अलजेब्रा पढ़ाते हुए टीचर हमेशा बार बार यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे? वेरिएबल। ए बी सी एक्स वाई जी कोई भी अल्फ़ाबेट इंग्लिश का लिखा हुआ आएगा उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा वेरिएबल, और उसको कहते हैं उर्दू में मुतगय्यर। और फोर्थ पार्ट जो एक अलजेब्रिक टर्म का होता है दैट इज़ द पावर ऑफ वेरिएबल, उसको हम लोग पावर भी कहते हैं, उसको एक्सपोनेंट भी कहते हैं, उसको इंडेक्स भी कहते हैं। नॉर्मली इंडेक्स जो है वो कम यूज़ किया जाता है, लेकिन ये दो वर्ड जो है ना, पावर एंड एक्सपोनेंट, ये दो वर्ड बार बार यूज़ किए जाते हैं और हम बार बार इस तरह से कह रहे होते हैं एक्स रेज टू द पावर 2। अगर एक्स के ऊपर 2 पावर है तो हम कहेंगे एक्स रेज टू द पावर 2, और अगर एक्स के ऊपर 3 पावर है तो हम कहेंगे एक्स रेज टू द पावर 3। उसको हम पावर भी कहते हैं, उसको हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं, उसको हम इंडेक्स भी कहते हैं, और उर्दू में क्या कहते हैं? उर्दू में कहते हैं कुव्वत नुमा। तो इस तरीके से एक अलजेब्रिक टर्म के अंदर 4 पार्ट होते हैं और इन 4 पार्ट्स को यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है। पहला पार्ट साइन या अलामत, दूसरा पार्ट कोफिशिएंट, तीसरा पार्ट वेरिएबल, चौथा पार्ट एक्सपोनेंट, पावर या इंडेक्स। और अब आपको ये बताएंगे अगर कोफिशिएंट के बारे में को आपसे पूछे कि कोफिशिएंट होता क्या है, तो पहले मैंने इसलिए नहीं बताया बिकॉज कि उसके लिए पहले वेरिएबल का बताना ज़रूरी था। वेरिएबल क्या है? वेरिएबल वो वैल्यू होती है जो चेंज होती रहती है, टर्म टू टर्म चेंज होती रहती है, उसी वजह से उसको इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं और उर्दू में उसको मुतगय्यर कहते हैं। और अब हम आते हैं कि कोफिशिएंट किसको कहते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल के साथ जो भी नंबर लिखा होता है ना वो बेसिकली इसको मल्टीप्लाई कर रहा होता है। अभी इस बात को आपने याद रखना है, मैं उसको एक एग्जांपल के साथ यहाँ पर थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ जी। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x प्लस एक्स, तो हम इसको क्या कहेंगे? 3x। तो ये x जो है वो 3 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, यानी इसको हम कह सकते हैं 3 टाइम x। तो इसी तरीके से हम, इसी वजह से हम लोग जो है वो कोफिशिएंट को क्या कहते हैं? मल्टीप्लाइंग फैक्टर ऑफ वेरिएबल, यानी वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होता है, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई कर रहा होता है। ये बात याद रखनी है, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन में इसके बार बार इस्तेमाल आएंगे। तो और लास्ट वन जो है हमारे पास एक्सपोनेंट है, पावर है, और पावर किस तरह से अलजेब्रा के अंदर अपना रोल प्ले करती है ये आगे चल के हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। उसके बाद दूसरी चीज़ जो हम आज देखने जा रहे हैं, अलजेब्रिक टर्म के बाद दूसरा इंपॉर्टेंट वर्ड जो बार बार यूज़ किया जाता है वो होता है एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नॉर्मली हम इसको उर्दू में कह सकते हैं अलजेब्रे का एक जुमला, अलजेब्रे का एक जुमला, एक सेंटेंस भी हम इसको कह सकते हैं, राइट। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है कि डिफरेंट टर्म्स जो हैं वो आपस में मिलकर एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाती हैं। और यहाँ पर मैं फिर दोबारा आपको बता दूँ एक और चीज़ कि सम टाइम जो है वो अलजेब्रा के अंदर कभी कभार इस तरह से होता है कि कोई एक इस तरह का नंबर लिखा होता है कि जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं होता। सपोज़ मैं यहाँ पर एक छोटी सी एक्सप्रेशन लिख रहा हूँ 3x + 5। तो इसमें बेटा याद रखना है कि जो 5 है ना ये कोफिशिएंट नहीं है। ये जो 5 इस तरह से एक सेपरेट नंबर लिखा हुआ आ जाए जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो इसको हम कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। कोफिशिएंट जो है वो हमेशा वेरिएबल के साथ जो लिखा हुआ नंबर आएगा उसको हम कोफिशिएंट कहेंगे। लेकिन जो इस तरह से ये जैसे 3x है तो x के साथ 3 लिखा हुआ तो 3 इज़ द कोफिशिएंट ऑफ x।
बट 5 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो उसको हम लोग कांस्टेंट कहेंगे। तो ये कांस्टेंट क्या है? अ नंबर इंडिपेंडेंट ऑफ वेरिएबल, एक ऐसा नंबर जिसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है। अब मैं कुछ एक दो चीज़ें और यहाँ पे आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ और वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं और ज़रूरी हैं। वो इस तरीके से कि इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक अलजेब्रिक टर्म के अंदर चारों की चारों चीज़ें मौजूद हों। ये याद रखिएगा, अगर सिंपल एक्स लिखा हुआ है तो ये भी एक अलजेब्रिक टर्म है। किस तरह से? अगर इसके साथ कोई साइन नहीं है तो साइन इसके साथ प्लस का है, इसके साथ अगर कोई कोफिशिएंट नहीं है तो इसके साथ कोफिशिएंट 1 है, अगर इसके साथ कोई पावर नहीं है तो मैंने बताया जब अगर पावर नहीं हो तो वहाँ पे पावर इसकी 1 होती है। इस तरीके से एक सिंपल लिखा हुआ x भी एक अलजेब्रिक टर्म है, सिंपल लाइक दैट। अगर यहाँ पे सपोज ए अल्फ़ाबेट में XYZ के अलावा a लिखा हुआ है तो a भी एक अलजेब्रिक टर्म है। कैसे? इसके साथ साइन नहीं है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, जब साइन ना हो तो हम साइन लगाएंगे प्लस का, इसके साथ कोफिशिएंट ना हो तो हम कोफिशिएंट हमेशा लिखेंगे 1, और अगर पावर ना हो तो फिर भी हम लिखेंगे 1। उसके साथ जैसे ये 3 लिखा हुआ है तो 3 भी एक अलजेब्रिक टर्म है, बट हम इसको एक कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे लेते हैं बिकॉज कि ये वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। वेरिएबल जो है वो चेंज हो सकता है, वेरिएबल की वैल्यू चेंज हो सकती है, बट दिस कांस्टेंट वैल्यू विल नेवर चेंज, इसलिए हम इसको एक कांस्टेंट वैल्यू कहते हैं। तो ये बात भी आपने याद रखनी है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि एक अलजेब्रिक टर्म के अंदर ये 4 की 4 चीज़ें हमारे सामने लिखी हुई आ जाए। अगर सिंपल x लिखा हुआ आ जाता है, सिंपल a लिखा हुआ आ जाता है तो वो भी एक अलजेब्रिक टर्म है, सिंपल 3 लिखा हुआ आ जाता है तो इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ये भी एक टर्म है, बट हम इसको एक कांस्टेंट टर्म के तौर पे लेंगे, एक कांस्टेंट वैल्यू के तौर पे लेंगे। तो स्टूडेंट्स ये थी हमारी अलजेब्रा की वो बुनियादी और बेसिक वर्ड जो बार बार यूज़ किए जाते हैं। कोई भी टीचर आपको अलजेब्रा पढ़ाएगा तो डेफिनेटली इन लेटर्स को, इन वर्ड्स को वो बार बार यूज़ करेगा। तो दोबारा से एक बार रिपीट कर लेते हैं कि एक अलजेब्रिक टर्म के 4 पार्ट हैं। साइन है वो जो प्लस और माइनस का हो सकता है। नंबर 2, वेरिएबल के साथ जो नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है 3 वो इसका मल्टीप्लिकेंट है, जो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, राइट। तो इस वजह से हम लोग, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर होता है वेरिएबल का, तो इसको हम लोग कोफिशिएंट कहते हैं, इसको हम लोग अददी सर कहते हैं। थर्ड वन इज़ वेरिएबल जिसको उर्दू में मुतगय्यर कहते हैं। फोर्थ वन इज़ वी कैन से पावर, एक्सपोनेंट, इंडेक्स। उर्दू में हम इसको क्या कहेंगे? उर्दू में कहेंगे कुव्वतनुमा। और अब आपको मैं लास्ट टच देने जा रहा हूँ कि अगर इनमें से कोई चीज़ मौजूद ना हो तो फिर वहाँ पर हम क्या यूज़ करेंगे। अभी हमने 1 मिनट पहले भी पढ़ा कि अगर कोई साइन नहीं होगा तो वहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन अगर ब्रैकेट से पीछे साइन नहीं होगा, सपोज मैं यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल के तौर पे आपको लिख देता हूँ 3 × x + y। अब ये जो 3 और ब्रैकेट के बिटवीन कोई साइन मौजूद नहीं है तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन होगा, लेकिन आप देख रहे हैं कि x के पीछे कोई साइन नहीं है तो यहाँ पर हम लोग प्लस का साइन कंसीडर करेंगे। हम समझेंगे कि यहाँ पे प्लस का साइन है। दोबारा से इस बात को अंडरस्टैंड कर ले, अगर किसी भी अलजेब्रिक टर्म के पीछे साइन नहीं है तो वहाँ पे हम प्लस का साइन लगाएंगे, लेकिन अगर एक ब्रैकेट की सूरत में हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखी हुआ है और ब्रैकेट और नंबर के बिटवीन कुछ भी नहीं है तो वहाँ पे हम समझेंगे कि वहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन है। तो ये साइन को डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट इज़ कोफिशिएंट, अददी सार नंबर। तो मैंने आपको बताया कि अगर कहीं पर भी कोई कोफिशिएंट नहीं होगा तो वहाँ पे हम कंसिडर करेंगे कि उसका कोफिशिएंट 1 है। उसका कोफिशिएंट कितना है? 1 है। नेक्स्ट वेरिएबल। वेरिएबल हम अपने पास से नहीं लिख सकते। वेरिएबल जो है ये अलजेब्रिक टर्म के अंदर अगर गिवन होगा तो ही हम उसको एक वेरिएबल कंसिडर करेंगे। ऑन द अदर हैंड वी कैन से कि अगर कोई स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एप्पल्स की, बनानास की या बुक्स की और पेंसिल्स की बात हो रही है, तो बुक्स की जगह पे हम बी लिखना चाहें, पेंसिल की जगह पे हम पी लिखना चाहें तो वो हम कर सकते हैं। बट ये नहीं हो सकता कि अगर किसी अलजेब्रिक टर्म के अंदर एक्सप्रेशन मौजूद नहीं है, मैं कह रहा था कि वेरिएबल मौजूद नहीं है तो हम उसको अपने पास से नहीं रख सकते। एंड द लास्ट थिंग इज़ दैट इज़ पावर, एक्सपोनेंट या इंडेक्स, जिसको कुव्वतनुमा कहते हैं। अगर किसी भी चीज़ के ऊपर कोई कुव्वतनुमा या कोई पावर नहीं लिखी हुई तो याद रखिएगा उसके ऊपर पावर 1 होती है। तो स्टूडेंट्स हमने इससे पहले सीख लिया कि अलजेब्रा का वर्ड कहाँ से डिराइव हुआ, हु इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न मैथमेटिक्स, और उसके बाद अलजेब्रिक टर्म क्या होती है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होती है, और अलजेब्रिक टर्म के कितने पार्ट्स हैं। ये सब पढ़ने के बाद अब नेक्स्ट हम चलते हैं, जैसा कि हम अभी पहले कह रहे थे कि एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर
कई अलजेब्रिक टर्म्स होती हैं। अब ये जो अलजेब्रिक टर्म्स हैं इनको हम कैटेगराइज करते हैं। इट इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट कि जब हम अलजेब्रा में एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने की तरफ जा रहे होते हैं उस वक़्त हमें बहुत लाजमी होता है ये सोचना कि ये लाइक टर्म्स हैं या अनलाइक टर्म्स हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग माई वर्ड्स कि अलजेब्रिक टर्म्स को जब भी ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है तो उस वक्त हमें डेफिनेटली कंपलसरी है, लाजमी है ये देखना कि ये दोनों टर्म्स जिनको हम ऐड या सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं वो लाइक टर्म्स हैं या नहीं। बिकॉज अगर वो लाइक टर्म्स होंगी तो देन वी कैन ऐड और सब्ट्रैक्ट दोज टू टर्म्स। हम ये कह सकते हैं कि अगर वो दोनों लाइक टर्म्स हैं तो फिर हम दोनों को जमा या तफरीक प्लस या माइनस कर सकते हैं, ऐड या सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वो दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं हैं तो फिर हम उन्हें कभी भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। फिर मैंने ऐसा ही लिखना होता है जैसे भी होती हैं। तो ये लाइक और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं इसकी तरफ बढ़ते हैं अभी। तो बेटा सबसे पहले स्टूडेंट्स लाइक टर्म्स क्या होती हैं कि जिसका वेरिएबल और एक्सपोनेंट सेम हो। क्या बताया मैंने? हैविंग सेम वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट। एग्जाम्पल्स भी हम लेते हैं जी, डेफिनेटली हम लेंगे एग्जाम। जैसे यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ x2 और x2 के साथ यहाँ पे मैं इसके साथ लिख रहा हूँ सिंपल x। तो यहाँ पे हमने लिखा x2 और यहाँ पे लिखा x। तो ये दो टर्म्स हैं। हम लोग देखते हैं कि वेरिएबल तो इनका सेम है बट इनकी पावर सेम नहीं है। तो हम कहेंगे कि ये दोनों टर्म्स ये दोनों टर्म्स लाइक टर्म्स नहीं हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। x के साथ अगर 4x लिखा हुआ आ जाए तो इस x के साथ एक कोफिशिएंट भी लिखा हुआ है बट कोफिशिएंट मैटर नहीं करता लाइक और अनलाइक टर्म्स के हवाले से। क्या मैटर करता है? वेरिएबल क्या है और पावर क्या है। तो अगर हम देखते हैं तो यहाँ पे वेरिएबल दोनों का x है और पावर दोनों की सेम है, यानी मेंशन नहीं है। तो इसका मतलब है कि 1 है। इट मीन कि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। x एंड 4x आर लाइक टर्म्स बट x2 एंड x आर नॉट लाइक टर्म्स। इसी तरीके से अब वी कैन टेक अदर एग्जांपल। सपोज हम लिखते हैं यहाँ पे 4x2y 3xy2। तो दिखने में शायद धोखा नहीं खाना बेटा जी कि जो पावर है ये x के ऊपर लिखी हुई है या y के ऊपर लिखी हुई है। हियर वी कैन सी दैट 4x2y, 4 इज द कोफिशिएंट, अददी सार है, नंबर है, इसके साथ x के ऊपर पावर 2 है और दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि x के ऊपर पावर 1 है। इट मीन कि ये दो टर्म्स भी लाइक टर्म्स नहीं हैं। तो लाइक टर्म होने के लिए वेरिएबल और कांस्टेंट का एक जैसा होना ज़रूरी है। लेट्स टेक अनदर एग्जांपल 4x2y एंड 3x2y। हियर वी कैन सी, यहाँ हम देख सकते हैं कि x के ऊपर दोनों वेरिएबल xy हैं, यहाँ पे भी दोनों वेरिएबल xy हैं। x की पावर 2 है, y की 1 है, इधर भी x की पावर 2 है, y की 1 है। तो वी कैन से कि दीज टूज आर लाइक टर्म्स। ये दोनों क्या हैं? लाइक टर्म्स हैं और वी कैन ऐड एंड सब्ट्रैक्ट दीज टू नंबर्स। बट अगर हम दोनों नंबर्स को प्लस एंड माइनस कर सकते हैं, इन दोनों नंबर को हम प्लस और माइनस नहीं कर सकते। अगर हम इन दोनों को देखते हैं तो इनको भी हम प्लस या माइनस कर सकते हैं। नेक्स्ट हम दोबारा थोड़ा सा टच कर लेते हैं कि लाइक टर्म्स वो होती हैं जिनका वेरिएबल और एक्सपोनेंट या पावर जो होती है वो सेम होती है। जैसे यहाँ पे 3x2 प्लस 4x2 है तो यहाँ पर वेरिएबल भी दोनों टर्म्स का x है और पावर भी दोनों वेरिएबल के ऊपर 2 लिखी हुई है। इट मीन के दोनों लाइक टर्म है। और अनलाइक टर्म्स क्या होती हैं कि जिनका या तो वेरिएबल डिफरेंट होता है या पावर डिफरेंट होती है। वेरिएबल और पावर कह लो या एक्सपोनेंट कह लो आर डिफरेंट। और अगर ये डिफरेंट हैं तो इट मीन कि वो अनलाइक टर्म है। एग्जांपल्स हमने ऊपर भी लिए हैं, अगेन ले लेते हैं। 3y और यहाँ पे 4x लिखा हुआ है। तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि दोनों टर्म लाइक टर्म नहीं है बिकॉज इनके वेरिएबल डिफरेंट हैं।
सपोज़ अगर वेरिएबल सेम भी हों, जैसे मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 3a² प्लस 5a और कॉमा 5a, तो हम इन दोनों टर्म्स को भी देखते हैं कि वेरिएबल तो सेम है बट पावर सेम नहीं है, इसलिए ये दोनों टर्म्स भी अनलाइक टर्म्स हैं। हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं एक्सप्रेशन के हवाले से। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं आगे, इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज़। तो इक्वेशंस वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिनके अंदर इक्वल का साइन आ जाए। तो उससे पहले मैं थोड़ी सी स्पेस यहाँ पे बोर्ड पे बना लेता हूँ ताकि हमें आगे काम करने में आसानी हो जाए। तो नेक्स्ट हम लोग ले रहे हैं जी, इक्वेशन क्या होती है जी? इक्वेशन है, सॉरी यहाँ पे हमने डेफिनेशन को भी रिमूव कर दिया, बट लेट्स दोबारा से हम इसको लिख लेते हैं। वेरिएबल कोई बात नहीं और कांस्टेंट आर डिफरेंट। एग्जाम्पल में हमने लिया 3x 2x 2y 3x। नेक्स्ट हम लोग लाते हैं इक्वेशन पे, कोई नहीं वो उसमें वो कर लेंगे एडिटिंग में सेट, उसको कोई बात नहीं, मैं खुद ही बोल रहा हूँ थोड़ा सा उसको स्पेस देने के लिए। नेक्स्ट है जी हमारे पास इक्वेशन। तो इक्वेशन क्या होती है? एक ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसके अंदर इक्वल का साइन आ जाए। सपोज मैं लिखता हूँ 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो जब यहाँ पे इक्वल का साइन आ जाएगा तो इसको हम लोग इक्वेशन कहेंगे। और इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं कि जिनके बिटवीन जो है वो स्मॉलर दैन ग्रेटर दैन का साइन आ जाता है। अच्छा, स्मॉलर दैन एंड ग्रेटर दैन में बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं। याद रखिएगा बेटा जी, क्रोकोडाइल फार्मूला आप याद रखें, जिस तरह से कि मगरमच्छ का मुंह होता है, ये हमने खोल दिया और यहाँ पे आप लोग एक लाइन लगाएं और एक लाइन यहाँ पे लगाएं। अब मुझे बताएं छोटी लाइन किस तरफ वाली है? इस साइड वाली। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ y, यहाँ पे लिखता हूँ x, इट मीन के y इज़ ग्रेटर दैन x। इसी तरीके से अगर हम इसको इस तरफ को ड्रॉ कर लेते हैं तो फिर हम देखते हैं यहाँ पर भी जनाब आप एक एरो ड्रॉ करें, यहाँ पे भी, और यहाँ पे लिखें a, यहाँ पे लिखें b। तो हम देखते हैं कि ग्रेटर एरो किस साइड पे है? b वाली साइड पे। तो हम कहेंगे कि b इज़ ग्रेटर दैन a। तो ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके अंदर ये स्मॉलर एंड ग्रेटर के साइन आ जाते हैं उनको हम लोग इक्वेशंस नहीं कहते, उनको हम इनइक्वालिटीज़ कहते हैं। लेट्स टेक एन एग्जांपल, 3x प्लस y इज़ ग्रेटर दैन 17 या 4x इज़ स्मॉलर दैन 21। तो हम ये देख सकते हैं कि यहाँ पे स्मॉलर दैन, ग्रेटर दैन और सम टाइम इसके साथ इक्वल का साइन भी हमारे साथ लिखा हुआ होता है। तो अगर इस किस्म के साइन जो हैं वो किसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के अंदर आ जाते हैं तो उसको हम कहते हैं इनइक्वालिटीज़। तो इक्वेशन कहेंगे ऐसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके अंदर इक्वल का साइन आ जाए, और इनइक्वालिटीज़ उनको कहेंगे कि जहाँ पर ग्रेटर दैन, स्मॉलर दैन यानी बड़ा है छोटा है का साइन आ जाए, तो वहाँ पर हम उसको इनइक्वालिटीज़ कहेंगे।